बिहार के एक छोटे से गांव की कच्ची गलियों में रहने वाली राधा के जीवन में आज एक बड़ा दिन था। बचपन से पढ़ने में तेज रही राधा को उसके माता पिता ने मजदूरी करके एक बड़े शहर के नामी स्कूल में दाखिला दिलवाया था। उनके लिए ये काम किसी सपने जैसा था। माँ, वहाँ सब बच्चे तो अंग्रेजी में बात करते होंगे ना? अगर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई तो? बोलने की नहीं, समझदारी की कदर होती है। तू वहाँ भी सबसे आगे निकलेगी। गरीब हैं हम, लेकिन दिल के अमीर हैं। जी माँ। राधा की आंखों में उम्मीद और डर दोनों तैर रहे थे। ट्रेन की खड़कती आवाज के साथ जैसे उसके मन में कोई सवाल बज रहे थे जिसका जवाब उसे अभी तक मिला नहीं था। इसी तरह से ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी और अगली सुबह की पहली किरण के साथ वो पटना से दिल्ली पहुंच जाती है। माँ, अब हम दिल्ली तो आ गए, पर हम रहेंगे कहाँ? तो इसकी फिक्र मत कर, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया है। इसके बाद वहां से दोनों माँ बेटी एक छोटे से घर में जाकर रहती हैं। ऐसे ही वो अगले दिन एक बड़े से प्राइवेट स्कूल में जाती है, जहां वो देखती है कि गेट पर महंगी कारें, बच्चे यूनिफॉर्म में चमक रहे थे। वहीं राधा की सादी ड्रेस और पुराने जूते उसे सबसे अलग कर रहे थे। गेट पर खड़ी एक लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बिचकाया। गौर से देखो गर्ल्स, ये है मास्टर शेफ गांव की नई कंटेस्टेंट। हे भगवान, ये तो मेरे कुत्ते से भी छोटे बैग में यहाँ आई है। यस, यू आर राइट। ये सुनकर बाकी लड़कियों की हंसी गूंज उठी। राधा ने नजरें झुका ली और चुपचाप क्लास की ओर बढ़ गई। बच्चों, ये है राधा, हमारे स्कूल की नई स्टूडेंट। सब इसका स्वागत करो। क्लास में तालियां बजी, लेकिन कुछ तालियां तानों से भरी थी। लगता है ये मिड डे मील की कोटा में आई है। मैं किसी का जवाब नहीं दूंगी, मैं बस पढ़ूंगी। इस तरह राधा सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही मिनटों में उसका मन क्लास की गतिविधियों में रमने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इस तरह पहला यूनिट टेस्ट आया और गया। बच्चे सोच रहे थे कि नई लड़की कैसे पास होगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चों, इस बार क्लास की टॉपर कोई पुरानी स्टूडेंट नहीं, राधा है। इसे 98% मिले हैं। ये सुनकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। ना बाबा ना, कुछ तो गड़बड़ है। इसने जरूर नकल की होगी। अनन्या, ये स्कूल मेहनत की कदर करता है, धन की नहीं। राधा ने सही से मेहनत की है और हम सबको उससे सीखना चाहिए। माय फुट, अब हमें भी इन गरीबों से सीखने की जरूरत है, देसी गवार कहीं की। ऐसे क्लास की गर्म मिजाज के साथ ही लंच ब्रेक हो जाता है, जहां राधा अकेली बैठी थी। तभी दीप्ति नाम की लड़की उसके पास आती है। हाय, मैं दीप्ति। तुमने तो कमाल कर दिया यार, अकेले पढ़ती हो? हाँ, स्कूल के बाद माँ के साथ मजदूरी में भी जाती हूँ, लेकिन पढ़ाई का वक्त निकाल ही लेती हूँ। तुम बहुत स्ट्रांग हो राधा। चलो, आज से हम दोस्त। ऊपर वाले की बहुत बहुत मेहरबानी है कि इस अनजान शहर के इस अनजान स्कूल में कोई मेरा भी साथी बना। ये भी बात सही है। ऐसे ही कुछ घंटे बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जहां राधा घर लौटकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। माँ, मैं क्लास में टॉप कर आई। सच? हो राधे, तूने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। आज बाबूजी होते तो सीना चौड़ा कर लेते। पर माँ, कुछ बच्चे बहुत ताना मारते हैं, कह रहे थे मैं मिड डे मील की कोटा से आई हूँ। बोलने दो उन्हें, तू अपनी लगन से सबकी जुबान बंद कर देगी। जो गंदगी बाहर से आती है उसे दिल में नहीं घुसने देना चाहिए। जी माँ। इसी प्रकार राधा रोज की तरह उठी, वही पुरानी यूनिफॉर्म, माँ की खटखटाती बाल्टी और जल्दी जल्दी नाश्ता। लेकिन आज शरीर अजीब लग रहा था। पेट में उसे हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। थोड़ा चिड़चिड़ापन था और कुछ ऐसा जो उसे कभी नहीं हुआ था। ये पेट में अजीब सा दर्द क्यों हो रहा है? क्या मैंने कल कुछ गड़बड़ खा लिया?
उसे माँ को बताने का मन किया लेकिन देर हो रही थी। वहीं राधा की माँ खुद पानी भरने जा चुकी थी। राधा किसी तरह चलकर अपने स्कूल पहुंच जाती है। वो क्लास में पहुंची तो मिस शालिनी पढ़ा रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक, राधा, तुम्हारे स्कर्ट के पीछे कुछ लाल लाल लगता है, कुछ गिरा है। क्या? राधा ने जैसे ही नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुर्सी पर भी निशान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये तो खून है। किसी जंगल से आई है क्या ये? ऐसी बातें सुनकर पूरी क्लास में राधा का मजाक बनने लगा था और पूरा क्लास ठहाके लगाने लगा था। ऐसी स्थिति देखकर राधा असहाय हो जाती है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तभी इस बात की गंभीरता को समझते हुए क्लास टीचर शालिनी बोल पड़ती है, बस करो सब, ये कोई मजाक नहीं है। राधा, तुम स्टाफ रूम चलो मेरे साथ। इस तरह टीचर राधा को स्टाफ रूम में ले जाती है। मिस शालिनी उसे पानी पिलाती है और शांत करती है। राधा, ये जो हुआ है उसे मासिक धर्म कहते हैं, पीरियड्स। ये हर लड़की के साथ होता है, घबराने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता मैम। मैंने सोचा शायद मैं बीमार हो गई हूँ। तुम बीमार नहीं हो बल्कि अब तुम एक नई अवस्था में पहुंची हो। ये शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। मिस शालिनी ने उसे स्कूल में रखा, सैनिटरी पैड दिया और पहनने का तरीका समझाया। लेकिन राधा की नजरें झुकी रही। डर, शर्म और दुख सब एक साथ उमड़ रहे थे। किसी तरह शाम को जब राधा घर पहुंचती है तो उसकी माँ समझ गई थी कि कुछ तो बात है। क्या हुआ राधा? चेहरा क्यों उतरा है तेरा? माँ, आज खून आ गया। स्कूल में सब हंसे और मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेटी, ये मासिक धर्म है, हर लड़की को होता है। तू अब बड़ी हो रही है। लेकिन माँ, सब तो पैड यूज करते हैं, हमारे पास तो वो भी नहीं। हम पुराने समय से कपड़ा ही इस्तेमाल करते हैं, धोकर सुखाते हैं, यही तरीका है हमारे पास। ये बात राधा को कुछ हजम नहीं हुआ। वहीं अगले 2-3 दिन राधा कपड़े का उपयोग करके स्कूल जाती रही, लेकिन वो असहज थी। बैठते वक्त चिंता, उठते वक्त घबराहट और चलने पर अनजाना सा डर उसे बार बार सता रहा था। ऐसे ही एक दिन क्लास में मिस शालिनी ने पीरियड्स और हाइजीन पर स्पेशल लेक्चर रखा। बच्चों, सैनिटरी पैड से संक्रमण का खतरा कम होता है, लेकिन जो भी इस्तेमाल करो सफाई जरूरी है और एक दूसरे का मजाक कभी मत उड़ाओ। जी मैम। राधा उस दिन घर जाकर सोचने लगी, अगर मैं महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ूं तो शायद एक पैकेट पैड खरीद सकूं। इस तरह राधा ने शाम से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में अमीर कॉलोनी में एक घर में बर्तन साफ करने का भी काम पकड़ लिया। दिन भर स्कूल, शाम को ट्यूशन और फिर थकते हुए हाथों से माँ का खाना बनाना। कुछ हफ्तों में उसके पास 90 रुपए जुड़ चुके थे। उसने पड़ोस की दुकान से सैनिटरी पैड का पैकेट खरीदा। अब अगली बार जब वो दिन आएगा मैं डरूंगी नहीं, मैं तैयार रहूंगी। स्कूल में एक हंसमुख दोपहर। क्लास 8वीं की छात्राएं मस्ती में थी, लेकिन तभी एक लड़की, वही अनन्या जो कभी राधा का मजाक उड़ाया करती थी, अचानक से जमीन पर बैठ गई। अनन्या, क्या हुआ? सब ठीक है? दीप्ति, मुझे पीरियड्स हो गया शायद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनन्या की आंखों में डर था। स्कर्ट के पीछे हल्का सा निशान बन गया था। बाकी लड़कियां चुपचाप उसे देखने लगी। वही लज्जा, वही भय जो कभी राधा ने महसूस किया था। राधा ने यह देखा, एक पल को ठिठकी। याद आया कैसे उसी जगह पर सब उसके ऊपर हंसे थे। लेकिन अगली ही सांस में वो अपना बैग उठाकर अनन्या के पास पहुंचती है। अनन्या, इधर आओ, चलो मेरे साथ। तू? लेकिन मैं तो। अब क्या तुम भी वही सब बोलोगी जो तब तुमने बोला था? ये सुनकर अनन्या की आंखें नम हो जाती है। चुपचाप वो राधा के साथ चल देती है। स्कूल के वॉशरूम में राधा ने अपना बैग खोला और उसमें से सैनिटरी पैड का पैकेट निकाला। ये लो, साफ रहना जरूरी है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो राधा, उस दिन तुम्हारे साथ जो किया वो। छोड़ो ना, जब तक हम सीखते नहीं तब तक हम बदलते नहीं। तुम आज समझ गई ना, वही बहुत है। अगले दिन मिस शालिनी ने कक्षा में एक खुली बातचीत रखी।
बच्चों, कल जो हुआ वो किसी के साथ कभी भी हो सकता है। हम सबको एक दूसरे के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए, ताने नहीं। राधा ने जिस तरह से अनन्या की मदद की वो हम सबके लिए मिसाल है। मैंने राधा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन कल जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वही मेरे लिए खड़ी थी। थैंक यू राधा। देखो, पीरियड कोई गंदी चीज नहीं है, ये तो हमारे शरीर की ताकत है। हम एक दूसरे को समझना चाहिए, ना कि शर्मिंदा करना। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राधा की पहल पर स्कूल में पीरियड हेल्प बॉक्स रखा गया, जिसमें सभी लड़कियां मिलकर सैनिटरी पैड्स रखती थी। अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रहा, बस दोस्तियां थी, और वो भी सच्ची। अब तो राधा दी हमारी हीरो बन गई है। हीरो नहीं, हेल्पर क्वीन। अरे कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझ पड़ गया है सब में। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, जिसने कभी सहा है वही सबसे पहले सहारा देता है। राधा ने अपने अनुभव से न केवल खुद को संभाला बल्कि दूसरों की भी सोच बदल दी। अमीरी गरीबी का फर्क मिटा दिया और लड़कियां एक दूसरे की ताकत बनी। अरे अब आ रही हो चाय लेकर? कितनी बार कहा है कि सफर वाले दिन सूरज से पहले उठो। अम्मा जी, हम तो 4 बजे उठ गए थे, सारा सामान पैक हो गया है, बस आपकी चाय थोड़ी देर से बनी। और वैसे भी अम्मा, सूरज जी आपकी स्पीड देखकर पीछे छुप गया होगा, इतना हुक्म चलाया आपने आज। देख रही हो रचना, ये है तेरी छोटी देवरानी। जुबान तो देखो आजकल की बहुएं, कोई शर्म लिहाज नहीं। हम तो बेशरम है अम्मा, आप तो रोज कहती है, आज खुद कबूल कर लिया। हाय राम, कैसी कैसी बहुएं मिल गई है। गांव की औरतें तो सिर झुका कर चलती थी, और ये देखो हंसते हुए जवाब देती है। जिसके बाद तीनों सास बहू कार से रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो जाती हैं, जहां सास ने साड़ी पहना हुआ था और वहीं बहुएं स्मार्ट कुर्तियों में थी। कुछ देर बाद वो सभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। हे भगवान, ये रेलवे स्टेशन है या मेला? और देखो जरा, लड़कियां क्या क्या पहनकर घूम रही हैं। अम्मा, ये लखनऊ है, यहाँ फैशन दिखाना है, घूंघट नहीं। अम्मा जी, ट्रेन आ रही है, हम नंबर ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर आती है, जहां तीनों सास बहू अपना अपना सीट नंबर देखकर अपने अपने सीट पर बैठ जाती हैं। गोमती देवी खिड़की के पास बैठती हैं, तो वहीं बहुएं सामने वाली सीट पर। अब मेरी बूढ़ी हड्डियां गांव जाकर ही आराम पाएगी। ये शहर तो मुझे रोक दे रहा है। और गांव जाकर आप क्या करेंगी अम्मा? फिर बहुएं कहेंगी, अम्मा ने हमें चैन से जीने नहीं दिया। अब मैं क्या कहूँ, बहुएं भी ऐसी जो सास को सास नहीं मजाक समझती है। अम्मा जी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप ही तो हैं जो हमसे हमेशा जुड़ी रहती हैं। हाँ बेटा, प्यार तो है, पर तुम्हारी ये नई चाल चलन, आजादी, खुले विचार, ये नहीं पचते मुझे। अम्मा, ये चाल चलन नहीं, समय की मांग है। आजकल लड़कियों को पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होना चाहिए, और साड़ी की जगह सलवार कुर्ती पहननी चाहिए, बाल खोलने चाहिए, और सबके सामने ठहाके लगाने चाहिए। ये है तुम्हारी तरक्की? नहीं अम्मा जी, तरक्की ये है अपने फैसले खुद लेने की आजादी। इंसान चाहे साड़ी पहने या जीन्स, असली इज्जत तो सोच में होती है। एक और सास और दोनों बहुएं बात कर रही होती हैं, तो वहीं ट्रेन अपने स्टेशन से चलना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद उन्हीं के डिब्बे में 2 बुजुर्ग, एक नवविवाहित जोड़ा और एक कॉलेज की लड़की अकेली बैठी है। तभी मनीषा उनसे बातचीत करने लगती है। हाय, हेलो, कहाँ जा रही हो? बरेली मेरी नानी रहती है। ओह, कितनी प्यारी बात है, अकेले सफर कर रही हो? हाँ, आदत हो गई है, और कोई है भी नहीं जो छोड़े। तभी मनीषा की सास बीच में बोलते हुए कहती है, अरे बिटिया, अकेली लड़की को ऐसे सफर नहीं करना चाहिए, जमाना खराब है। अम्मा, जमाना नहीं, सोच खराब होती है। लड़की अगर आत्मनिर्भर हो तो सफर भी करती है और दुनिया भी संभालती है। अभी मनीष ने इतना कहा ही था कि तभी ट्रेन में एक चाय वाला आता है, जिससे दोनों बहू चाय खरीदती हैं और गोमती देवी पैसे देती हैं। जरा संभल कर बैठो बहू, कपड़े ऐसी पहनती हो कि आदमी चाय नहीं तुम्हें घूरते हैं। अम्मा जी, हम भले से ही कपड़े पहनते हैं,
जो आदमी औरतों को घूरते हैं उसके संस्कार गंदे होते हैं। अरे हाँ अम्मा, अब तो सरकार भी कहती है दोष नजर में है, लड़कियों के कपड़ों में नहीं। ऐसे ही बातें करते करते दोपहर का समय हो जाता है। वही ट्रेन अपने तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही होती है। तुम दोनों को देखती हूँ तो लगता है मेरे जमाने की औरतें बहुत भोली थी। अम्मा वो समय और था, आज की दुनिया तेज है। बहुएं अब केवल चूल्हा चौका नहीं देखती, कंपनी और दफ्तर भी संभालती हैं। पर घूंघट लज्जा ये सब क्या हो गया? बहू तो घर की इज्जत होती है। अम्मा इज्जत अब सिर्फ सिर पर पल्लू रखकर नहीं आती, बहू अब घर की इज्जत के साथ साथ समाज की ताकत भी बनती है। ऐसे ही बातें करते करते रात का वक्त हो जाता है, जहां सभी मुसाफिर धीरे धीरे सो जाते हैं, लेकिन सास अभी भी बैठी है। मनीषा बाहर का नजारा देख रही है, रचना किताब पढ़ रही है। बहू एक बात कहूँ? जी अम्मा। तुम दोनों जितना बोलती हो ना, सुनती भी हो, मुझे ये अच्छा लगता है। भले ही तुम बेशरम हो, पर मन की साफ हो। अम्मा, आपने बेशरम कहकर तारीफ की है, यह ताना मारा है। तुम जैसी बहुओं को कोई कुछ भी कहे, तुम खुद की बात कहने से नहीं डरती। यही हिम्मत सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे ही कुछ देर बाद ट्रेन की खिड़की के पास बैठी गोमती देवी धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रही थी। रात का समय है, बोगी में हल्की रोशनी है। मनीषा खिड़की की ओर देख रही है और रचना चुपचाप किताब पढ़ रही है। नींद भी नहीं आ रही और ये सीट तो ऐसे हिल रही है जैसे गांव का हैंडपंप। माँ जी, आप चाहे तो मैं तकिया ठीक कर दूं, शायद आपको थोड़ी राहत मिले। रहने दो, बस तुम लोग अपना मोबाइल चलाओ। और हाँ, रात के समय बहू ऐसे खुली बालों में नहीं घुमा करती। माँ जी, हम बस आप पर ध्यान दे रहे थे, फोन तो बंद ही है। अभी रचना ने इतना कहा ही था कि तभी एक कोच में शोर उठता है। कुछ यात्री चिल्ला रहे हैं, एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तभी एक औरत घबराई हुई है। कोई डॉक्टर है क्या? मेरा बेटा बहुत तेज बुखार में तड़प रहा है। अरे मनीषा, चलो देखते हैं। हाँ दीदी, मैं फर्स्ट एड बॉक्स भी ले लेती हूँ। जिसके बाद दोनों बहुएं दौड़कर उस महिला के पास जाती हैं। गोमती देवी भी सही से बैठ जाती है और चुपचाप देखती रहती है। दीदी घबराइए मत, हमें दवाई की थोड़ी जानकारी है। मैं बच्चे का तापमान देखती हूँ। ये लो दीदी, माथे पर रखिए। ये पैरासीटामोल है, उम्र के हिसाब से एक छोटा चम्मच देना है। भगवान तुम्हारा भला करे, कोई नहीं सुन रहा था। अरे बहन, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ऐसा कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में बच्चा थोड़ा शांत हो जाता है। बाकी यात्री भी तारीफ करते हैं। गोमती देवी बहुओं की तरफ गौर से देखती है और फिर धीरे से खिड़की से बाहर देखने लगती है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। ऐसे ही रात के लगभग 2 बज रहे होते हैं और बोगी में लगभग सभी यात्री सो रहे हैं। तभी एक युवक धीरे से उठता है और एक बूढ़ी महिला का बैग खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उस चोर को ये नहीं पता था कि रचना और मनीषा अभी भी जागी हुई है। तभी मनीषा की नज़र उस पर पड़ती है। दीदी देखो, वो लड़का कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, सच में। चलो धीरे से चलकर देखते हैं। जिसके बाद दोनों बिना शोर किए उठती हैं। मनीषा आगे बढ़ती है और चुपके से युवक का कंधा पकड़ती है। अरे ये बैग तेरा नहीं है, चुपचाप छोड़ दे, वरना पुलिस को बुला लेंगे। तू कौन होती है पूछने वाली? चला। ज्यादा चिल्लाया तो सबको जगा देंगे। हाथ छोड़ और पुलिस को बुलाने दे। इस तरह की आवाज सुनकर बूढ़ी महिला उठ जाती है और चिल्लाती है। तभी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वहाँ एक आरपीएफ का जवान आ जाता है और चोर को पकड़ लेता है। बेटा, तुम दोनों ना होती तो मेरी सारी पेंशन चली जाती। भगवान भला करे तुम दोनों का। जिसके बाद ट्रेन के डिब्बे में मौजूद लोग बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब गोमती देवी बस चुपचाप सुनती है। थोड़ी देर बाद बहुएं वापस सीट पर आती हैं। रचना, मनीषा। जी माँ जी। मैंने हमेशा तुम दोनों को उल्टा सीधा बोला, बेशरम कहा, लेकिन आज मैं गलत साबित हो गई हूँ। तुम दोनों ने जो हिम्मत, समझ और इंसानियत दिखाई, वो मेरे बेटे भी शायद नहीं दिखा पाते। माँ जी, आप हमें डांटती थी तो हम समझते थे कि आपका प्यार है,
लेकिन आज जो आपने कहा वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम दोनों मेरी शान हो बेटा। अब जब गांव में उतरूंगी तो सबको गर्व से बताऊंगी कि मेरी बहुएं कितनी समझदार और बहादुर है। इसके बाद पूरी रात ट्रेन अपनी फुल स्पीड में पटरी पर दौड़ती है। ऐसे ही सुबह का समय हो जाता है और ट्रेन गोमती देवी के गांव के रेलवे स्टेशन पर जाकर रुक जाता है, जहां गांव के कुछ लोग उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। अरे गोमती दीदी, कैसी हो? ये साथ में कौन है? ये मेरी बहुएं हैं, रचना और मनीषा। पढ़ी लिखी भी है और दिल की भी बहुत बड़ी हैं। पहचाना नहीं जाता गोमती बहन, आप तो अपनी बहुओं को देखती नहीं थी। कभी कभी बहुएं ही सिखा देती है कि माँ कैसे बनना है। इसी तरह से तीनों गोमती देवी, रचना और मनीषा एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं ट्रेन पीछे सीटी देते हुए रवाना हो जाती है।